अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 2 मार्च बरोज़ बुध 2022 शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। लेकिन बड़ी बड़ी तेज़ी से चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं और कई चीज़ों में आप अगर कह दें कि आपको समझ आना शुरू हो गई हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो हवा बनाया हुआ ना सियासी जमातों ने और कुछ साफ़ती तंजीमों ने, कुछ हमारी वकला की तंजीमों ने कि पीका ला पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं समझ में आ रही इसमें वकला को क्या प्रॉब्लम है, हमारी बार काउंसिल बार एसोसिएशन को क्या प्रॉब्लम है इस सारे हवाले से। तो कहना बजाय है यानी बेजा नहीं होगा कि सियासी जमातों का एजेंडा चला जा रहा है और एक टारगेटेड और एक पेड एजेंडा चल रहा है। यहाँ पर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, आज बिगर हाउस यूनिवर्सिटी में जो है बट हमारे दोस्त हैं इसी इशू पे मुजरिमान शामी साहब थे और ज़ैनब उमर पीटीआई की सूबाई असम्बली की मेंबर है वो थी और मैं था। और बड़ी वाज़ेह तौर पर मैंने स्टूडेंट्स को समझाया, स्टूडेंट्स को समझ आई बात। किसी चीज़ की समझ आई, ये पीका की आर्टिकल 19 फिर बैकग्राउंड पे चल रहा है। आज उन्हें बताया कि ये राइडर है, तनकीद आप करें। मिसाल के तौर पर मैंने कहा मैं तनकीद करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान शाह साहब के गवर्नमेंट के वजह से गुड गवर्नेंस नहीं है, यहाँ करप्शन बढ़ गई है, ये तो मैं तनकीद कर सकता हूँ, लेकिन ज़ात पे तो तनकीद नहीं की जा सकती ना। अब ये कहें जी जानी है, शराबी है, अब ये डेफेमेशन से हट के बात है, ये तोहमत लगा रहे हैं आप। मैंने ये भी बताया मैं तोहमत जो कुरान मजीद में कहा गया है कि तोहमत पे क्या सज़ा है, कुरान मजीद में आयात अंग्रेज़ी में उर्दू में वो बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ आपके लिए आसानी के लिए, समझाने के लिए। फिर मैंने ये बात भी क्लियर की और मैं इस पर कायम हूँ कि चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने इख्तियार से तजावज़ कर रही है। वो 36, 37, 36, 40 किलोमीटर जो भी इस्लामाबाद का अपना एक जुरिसडिक्शन है उससे आगे बाहर नहीं निकल सकते। लाहौर के मामला या बाकी मामला नहीं उठाए जा सकते हैं, वो के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का मसला है। और दूसरा जहाँ तक बात है, ऑर्डिनेंस जो है एक अच्छे मकसद के लिए आया है। मैंने आर्टिकल 204 के हवाले से भी बात की, फिर मैंने बताया आपको, फिर तौहीन अदालत भी ख़त्म कर दी, उसमें सज़ा क्यों है। वो सज़ा नहीं रखेंगे तो तौहीन अदालत ख़त्म ही हो जाएगी, अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। वो सिविल लायबिलिटी डाल देना, वो भी सिविल लायबिलिटी डाल दे, सिविल लायबिलिटी है ना। अगर आप फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो उसमें फौजदारी क्या काम है, ये समझने की बात है और हमारे वकला को भी समझने की बात है। और जजेस तक सही केस प्लीट करें आप। आज एक और अनोखी काम हुआ, उस पर प्रेस तो दे दिया है। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के बार ने 2 मुतालबे किए हैं, एक दूसरे के मुतजाज़ है। एक तरफ कह रहे हैं कि सोशल मीडिया कैंपेन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, दूसरी तरफ कह रहे हैं कानून ही होना चाहिए। पहले तय कर लें हम चाहते क्या हैं। वो इसलिए प्रेस रिलीज बैकग्राउंड पर चल रही है और चीफ जस्टिस जनाब अतर मिल्ला साहब के हक़ में प्रेस रिलीज जारी कर दी। बिल्कुल हम मैट ट्रोलिंग के सख्त खिलाफ, अदलिया के तजलील तज़हीक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 204 इन्फोर्स होना है, सेक्शन 3 कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ऑर्डिनेंस इन्फोर्स होना है, सेक्शन 5 में सजा दी हुई 6 महीने तक। वो बैकग्राउंड पर ये तीनों चीज़ें चल रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है और कहा ये बिला जवाज़ है, इंतहाई काबिल मज़म्मत, प्रोपेगेंडे की मज़म्मत करते हैं। नाउलू मनासर के सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे को सख्ती से मुस्तरद करते हैं और तौहीन रिमार्क्स बिल्कुल मज़म्मत है इसकी, मेरी तरफ से भी मज़म्मत है। और ये इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है ये बार कह रही है अदलिया के वक़ार को बदनाम करने की मायूस कुन कोशिश है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चीफ जस्टिस और अदलिया की मुकम्मल हमायत करता है और अदलिया के जो है ना जी वक़ार को पामाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अगला जो मज़दार है, इस तरह के तौहीन अमेज़ मवाद को रोकने के लिए मुतल्लिका कानून नफज करने वाले इदारों और उसके साइबर महकमों से मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। यानी फिर क्या, एक तरफ क्या कह रहे हैं आप, एक तरफ कह रहे बात ही नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ खुदा मुतालबा कर रहे हैं उससे। और ये मैं एक और बात बता दूँ, रात में एक स्पेस में था, 36,000 के करीब मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं, सिर्फ 4 सहाफ़ियों के दरख्वास्तें जो शोर डाला हुआ है यहाँ पर बैठ कर। क्या क्या वाक़े हुए हैं, हमारी बच्चियों की तस्वीरें लगा दें आप, जो मर्ज़ी हो आप क्या या कि सिविल डेफेमेशन फाइल करेंगे आप। मिसाल के तौर पर रिश्ता टूट गया है,
तो जो मंगेतर है उसने अजीबोगरीब तस्वीरें लगा दी, यहाँ कत्ल तक तो हो गए हैं। और जिसकी मर्जी चाहे पैंट उतार दें आप वैश्या किसी को कह दें, आप ये तोहमत लगा दें। इस तोहमत के वाले से कुरानी आयत का मैंने जिक्र कर दिया, तो इजाज़त नहीं दी जा सकती है, समझना आप लोगों को। और यही बात जो है ना जनाब जस्टिस अख्तर मिराज साहब से गुजारिश है, और इंशाल्लाह इसमें हम भी दरख्वास्त लेकर आ रहे हैं पीका ऑर्डिनेंस पे अमल दरामद के हवाले से। पूरी डिटेल हमने लिख दी है, FIA को पूरा डाटा मांगा है FIA से कि जनाब कितनी कंप्लेंटें दर्ज हुई हैं, कितने सहाफ़ियों के अगेंस्ट हैं, कितने आम मुद्दे और नेचर क्या है, और अगर वक्त पे कार्रवाई नहीं हुई उससे कॉन्सिक्वेंस क्या हुए। चारों IG को भी लिखा है ख़त कि वो भी बताएं। और मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ, क्रिमिनल डेफेमेशन हमारे ताज़रात पाकिस्तान के तहत ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये उस कानून ये आपके इज़्ज़त को जो है ना आर्टिकल 9 और 14 क्वालिटी ऑफ लाइफ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। और आगे चलने से कबल वहाँ दो बातें पहले मैं जिक्र कर लूँ, अदालती बातें बाद में मैंने आपसे जिक्र करनी है। शयान अली ने जो गवर्नमेंट का लीगल डिपार्टमेंट है लंदन में, वहाँ पेश हुए, तो वहाँ पेश होके उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सारा दिया और सारा रिकॉर्ड पे चीज़ें सारी सामने रखी और कोशिश की है उनके दारों, और वो बात मेरिट पे कर रहा है। और उसके अगेंस्ट जो ट्रोल चले 16 साल शयान और नवाज शरीफ भी जनरल ज़ियाउल हक की नर्सरी में फलने फूलने वाला पहले काउंसलर का इलेक्शन हार चुके हैं। इलेक्शन 1977 में PNA का टिकट भी हासिल ना कर सके। आप ऐसी छोटी बातें करते हैं तो आपके कायद की भी बड़ी बातें निकलेंगी, लिहाजा सिर्फ मौजू पर महज़ब बात करें। और जिस तरह के ट्रोल चले शयान अली के अगेंस्ट वो काबिल मज़म्मत है, बड़ी हिम्मत में है। धमकियाँ दी गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वहाँ इंग्लैंड में रहने वाले लोगों ने, और वो सारे जितनी धमकियाँ जिस किसी ने जहाँ जहाँ कहीं दी हैं वो सारे महफूज हैं। ये मैं ख़बर दे देता हूँ आपको, कोई ज़रूरत नहीं है गैर ज़रूरी मेरे से गुफ्तगू हुई, उनकी फैमिली की गुफ्तगू हुई, कोई कंप्लेंट लाइश नहीं की जा रही, लेकिन रिकॉर्ड महफूज हो गया। वो सिर्फ एक एजेंडे पे निकला है कि जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा है वो वापस आए, जो मनी लॉन्ड्रिंग में गए हैं वो वापस आएँ, कानून के मुताबिक फेस करें। इसमें बुराई क्या है? छोड़ दिए अब सियासी जमातों का इशू तो है ही नहीं है। और मुकाबला करें, आप आर्गूमेंट के साथ मुकाबला करें। ये ट्रॉल तो ना चलाए ना, इसलिए तो डर रहे हैं ये सारी बातों को सामने रखते हुए। वो मुनासिब वक्त के ऊपर बाकायदा फौजदारी प्रोसीडिंग भी शुरू की जाएंगी, सिविल डेफेमेशन भी शयान अली के जो अगेंस्ट चल रही है। शयान अली जहाँ पेश हुआ और जो अपना ट्विटर भी बैकग्राउंड पे चल रहा है, ज़रा सुनिएगा शयान अली ने क्या कहा। मेरी आज ब्रितानिया की गवर्नमेंट लीगल डिपार्टमेंट में मीटिंग हुई है नवाज शरीफ के वीज़े के बारे में। ये वो डिपार्टमेंट है जो नवाज शरीफ के खिलाफ लड़ रही है उनके वीज़ा अपील में। मैंने बोला था मैंने नवाज शरीफ को वापस भेजना है, मैंने उसको भी वापस भेज के छोड़ना है। जी, आपने शयान अली की गुफ्तगू सुन ली है। और इस मौके पे अगर मैं एक और मैं बात करूं, आपको पता है दुनिया न्यूज़ में अज़हर जावेद, उनके बारे में आम कहा जाता है कि वो एक सियासी जमात के मुलाजिम हैं। और वहाँ के जो जर्नलिस्ट दोस्त है वो तो कहते हैं कि बाकायदा गालबन पता नहीं क्या मार्कअप होता है या रेंट, जो भी आप छोड़ें इस बात को। और इस पर अली अहमद अमान ने उनको आड़े हाथों लिया और TV चैनल के ऊपर सामने रख दिया कि आपका किरदार क्या है। एक सहाफ़ी को किसी पार्टी से अलाइन नहीं होना चाहिए। ज़रा सुनिएगा अज़हर जावेद जो है वो किस तरह डिफेंसिव हुए, सुनिएगा ज़रा। वो देख रहे हैं लंदन से बैठ के अज़हर जावेद साहब आगे पीछे हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब के साथ आपके। और सुने बड़े जबरदस्त बात देखें। एक तो आज मुसद्दिक भाई को सेनेटर नून लीग से ना रिजाइन कर देना चाहिए कि आपको जो सवाल मुसद्दिक भाई से करना चाहिए तो उसका जवाब अज़हर साहब दे। नहीं भाई वो रिपोर्ट कर रहे हैं ना, नून लीग में रहते हुए नहीं पता। साहब लंदन में नून लीग में रहते हुए मुसद्दिक भाई को नहीं सुने तो सही, नून लीग में रहते हुए मुसद्दिक भाई को नहीं पता, वो अज़हर साहब को लंदन से पता है। वो कहते हैं मैं जहां खड़ा हूं, वो तो खड़े ही वहां होते हैं और तो वो लंदन में जाते ही नहीं है नवाज शरीफ के घर के सामने। और क्या जाना इन्होंने, उनके तो और कोई काम ही नहीं है। अच्छा सुने ना, अब देखिए आप भाई सहाफी हैं, अगर आप अपने आप को सहाफी मानते हैं, थोड़ा सा मेरा टाइम है ना, बोल लेने दें मुझे। जी बोले, इतनी बातें की, चल रहा है आप उधर बैठ के पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं। अदर साहब आपने तो ये भी कहा था ना, रिपोर्ट किया था कि नवाज शरीफ का कोई भी उन्होंने रद्द नहीं किया जो उन्होंने वीजा अप्लाई किया था। इधर ही खड़े अली भाई हालात हाजरा पे आ जाए, अज़हर जावेद के प्रोग्राम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि खतरा है तरीके से, मैं बात अभी भी नहीं। आप दोनों
दोनों इकट्ठे बोलने लग जाते अजहर भाई एक मिनट, नहीं, पता नहीं अजहर भाई को अजहर साहब अली साहब से बात हो रही है। हाँ। अजहर साहब, मैंने कौन सा भाई किसी की दुम पे पाँव रख दिया, चीखने लग गए हैं? बात करें, मकसद ये है कि आप नून लीग के हालात हाजरा का पूछ सकते हैं उनसे, पाकिस्तान के हालात हाजरा का नहीं पूछ सकते। अच्छा। वो आप इनको सहाफी क्यों कंसिडर करते हैं? खुदारा, वो नून लीग के एक सपोर्टर हैं, वोटर हैं, उनके बहुत पसंद करते हैं, उनकी मतलब जो आप इनकी टोटल रिपोर्टिंग है वो देख लें, अनबायस्ड रिपोर्टिंग करें, मैं उनको मानने को तैयार। कौन सी रिपोर्टिंग ये कर रहे हैं? जहांगीर जी, आपने सुन लिया, आप समझ गए यहाँ से। और अदालती खबरें कई रह गई हैं, लेकिन यहाँ एक खबर और आपको बड़ी अहम देनी है। पैमरा कानून पे अमल दरामद के हवाले से आपको बताया दरख्वास्त दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में। पैमरा की तरफ से जवाब दाखिल किया गया, पैमरा नाकाम हो चुका है। मैं फिर वाज़ेह कह रहा हूँ, पैमरा अपने, अब ये जो ड्रामा किया जा रहा है ना, पता नहीं पैमरा ने क्या कहा। अच्छा ज़रा ये भी तो बता दीजिए, पैमरा ने आज तक किया क्या है? जुर्माने किए हैं, चल जुर्माने अदा कर दी, क्या रुक गया काम? क्या चैनल्स पे डेफेमेशन या इस तरह की गुफ्तगू रुक गई? नहीं रुकी। वज़ारत कानून ने तो जवाब दे दिया कि जनाब वो उनसे मुतल्लका नहीं है, हालांकि उनसे मुतल्लका है। और मैंने जो सवाल वहाँ उठाया है कि पैमरा के कानून में बहुत हुक्म है, उसमें बेहतरी की जाए और बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। अमल दरामद है ही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म ही नहीं है इस कानून के अंदर। मैंने उसकी बात की है। और लास्ट जो ऑर्डर है वो बैकग्राउंड पे फिर चला, मैं फिर दोबारा चला देता हूँ। मैंने वगैरह ख़त लिखा कि इस पर अमल दरामद करें और जवाब दाखिल करें। वजारत अपना इंफॉर्मेशन जो है, इतलात ने वक्त मांगा है जवाब दाखिल करने के लिए। और अदालत में मैंने ये कहा कि पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी बिल जो है वो क्यों रखा हुआ रद्दी की टोकरी में, उसको लाएँ, निकालें और उसका निफाज करें आप। और आज बीकन हाउस के डिबेट में भी अगर वो सामान पूरा चला दिया तो आप देखिएगा, मैंने बड़ा वाज़ेह डिमांड किया कि यह हुकूमत की नाअहली है कि वो बिल बनाया है, उस बिल का इतलाक़ करें आप। और ये तमाम कानून जितने भी हैं, जो भी कन्फ्यूजन आ रही है पैमरा लॉ के हवाले से, क्रिमिनल डेफेमेशन के हवाले से या बाकी कवानीन को सामने रखते हुए उस लॉ का इन्फाज किया जिसमें पैमरा, सोशल मीडिया, सारी चैनल्स वगैरह एक एक चीज़ कवर हो जाएगी। और उससे ये डर रहे हैं, सारे एहतजाज करने इकट्ठे हो गए थे। चले बहरहाल, हाँ, आपने अपना अज़हर जावेद अली गुफ्तगू तो आपने सुन ली हुई है। अब ज़रा हम ये रेट भी बैकग्राउंड पे चल रही है, उस पर जो लास्ट ऑर्डर था वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा है, और वजारत कानून ने जो जवाब दाखिल किया वो भी बैकग्राउंड पे चल रहा है, ताकि आप समझ सकें। यहाँ टाइम ज़रा थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना है। और नवाज शरीफ की जो है ना प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस में जायदादों की जो तफसीलात है वो अदालत में जमा करा दी। उनके शेयर्स, गाड़ियों और अराज़ी के मुतालिक तफसीलात एहतसाब अदालत में जमा कराई गई हैं। मुख्तलिफ़ अज़ला में 1649 कनाल 29 मरले ज़रई अराज़ी है। अपर माल लाहौर में बंगला नंबर 135 भी नवाज शरीफ की मलकियत है। नवाज शरीफ के नाम पर एक मर्सिडीज़, एक टोयोटा लैंड क्रूज़र और 2 ट्रैक्टर भी हैं। और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में 8,82,194 शेयर्स हैं। और अपना जायदाद मुंजमद के ख़िलाफ़ दायर एतराज़ात में ऐसी कोई दस्तावेज़ नहीं दी जिससे साबित हो कि मुंजमद जायदाद एतराज़ कुनंदा की है। ये बताया गया ना कि अब्बास शरीफ वगैरह उनकी है, नायब की नवाज शरीफ के अलावा किसी और फ़र्द की जायदाद शेयर मुंजमद नहीं की है और बिला जवाज़ है मुस्तरद किया जाए। 6 अफराद ने इस पर जायदाद पे एतराज़ात दाखिल किए हैं। इस तरह है आज सूबाई वज़ीर जो है एहतसाब अदालत में सिब्तैन खान चिन्योट माइंस के हवाले से वो केस की समाअत हुई और दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दी है। और प्रोसिक्यूटर जनरल की मौजूदगी में रेफरेंस मंजूर हुआ, नैब का जवाब है और दरख्वास्त जो है ना वो मुस्तरद करे। तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में प्रोसिक्यूटर जनरल को रेफरेंस इरसाल करने की इस्तदा कर रखी थी। रेफरेंस की दायरगी अदालत में दायरगी से मुतालिक प्रोसिक्यूटर जनरल की जो रजामंदी नहीं ली गई है। ये बात करें नैब ऑर्डिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में, तराई के लिए 9 मार्च को अदालत ने तलब कर लिया है। और एक बड़ा अहम फ़ैसला है ये चले और वफाकी शरई अदालत का है। खुला की सूरत में बीवी को हकशुदा महर में से 100% वापस करने का मुतालबा। यानी जब खुला ठीक है ना जी, और बीवी हक महर भी ले ले तो हक महर सारा वापस करना पड़ेगा, चूँकि मर्ज़ी से लिया है। खुला की सूरत में बीवी का कुल हकशुदा महर का 25% जो वापस करने की शरत लगाई ना पंजाब फैमिली कोड एक्ट ने, उन्हें गैर शरई करार दे दिया उन्होंने। और
और दफ़ा 10 जो है ना जेली दफ़ा उसकी 5 और 6 कलअदम करार दे दिए वफाकी शरई अदालत ने। पंजाब फैमिली कोर्ट एक्ट के मुताबिक खुला पर खातून को हक महर जो अदाशुदा है ना 25% वापस करना होता था। एक्ट के तहत खुला पर शोहर गैर अदाशुदा हक महर का 50% बीवी को अदा करने का पाबंद था। वफाकी शरई अदालत ने यह फैसला जो शेख मोहम्मद इकबाल की दरखास्तों पर किया है, चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर अपना मस्कान जई जो है ना उन्होंने तहरीर किया। मैं फिर 100% वापस करना होगा। और यहाँ एक बहुत अच्छा फ़ैसला है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का अपना कमसिन बच्चों की शादगी के हवाले से एक आसान फ़ैसला है। ये बेल का मैटर है लेकिन कई चीज़ें क्लियर कर दी हैं। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 के 1929 के तहत किसी भी शख्स के लिए जुर्म है जो 16 साल से कम उम्र की लड़की से निकाह करता है। मुस्लिम लड़की 18 साल की हो तो वली के बगैर मुआहदा कर सकती है। और ये सुन्नी फ़िक़ा का मतलब है 18 साल लड़की। हनफी वक्ता फ़िक्र की लड़की उम्र 17 साल तक पहुँचने पर निकाह कर सकती है। DF मौला जो हमारा इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के हवाले से 15 साल की लड़की में निकाह कर सकती है। किसी भी सूरत में किसी शख्स को निकाह करने के लिए खा वो मर्द या औरत हो उसे न सिर्फ बलोगत हासिल करना ज़रूरी है बल्कि उसकी जल्दबाजी भी ज़रूरी है। यानी एक शख्स जो माकूल मुआवजा अदा अपना करने के लिए काफ़ी बालिग हो, फ़ैसला करने के हवाले से बात है। वफाकी हुकूमत इस मामले में मुदाखलत करे और कानून साजी करे, ये बड़ा वाज़ेह कहा है। शरीयत के मुताबिक अगरचे निकाह की उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं है, इसलिए रियासत इस मामले पर कानून साजी करने और मज़कूरा मकासद के लिए उम्र का तयन करने में कोई रुकावट नहीं है, जैसा कि हुकूमत सिंध ने किया है। ये अदालत का फ़ैसला है। ये लारेब नूर की उम्र मुतलका वक्त पर 16 साल और 5 दी थी, इसलिए चाइल्ड रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 की तरफ मुतवज्जो नहीं किया गया। ताम हनफी मकतब फ़िक्र के मुताबिक मुआहदा करने के लिए अहल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हुकूम के मुताबिक वली की सूरत लागू होगी। ताम चूँकि निकाहनामा और मोहतरमा की तरफ से रहनामा मौजूद है, लाइबा नूर ने सेक्शन 164 CRPC के तहत अपने बयान के बरक्स जहाँ उसने जबर का इल्ज़ाम लगाया है, मज़ीद इंक्वायरियों के लिए केस बनता है। तफ्तीश मुकम्मल हो गई है और दरख्वास्त की मुसलसल कैद से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। ताम पुलिस और हक़ाइक़ और हालात को मद्देनज़र रखे और सेक्शन को हक़ाइक़ और 498 जो भी है उस पर गौर करे और मज़कूरा केस में गिरफ़्तारी के बाद ज़मानत में तोसीद जाती है। 1 लाख रुपए के ज़मानती मुचलके जमा कराने का कहा है। और ये ज़मानती तौर पर जो है ना, अब ये मुझे इस बात का मुशाहिदा करने की ज़रूरत नहीं कि मुशाहिदात आर्जी नौइयत के हैं, ये अदालत ने कह दी है। बाकी कुछ चीज़ों में गुफ्तगू बाद में होगा, प्रोग्राम ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसमें सानिया सियालकोट भी है, सानिया साहिवाल के हवाले से भी है और इलेक्शन कमीशन की नाअहली के हवाले से सुप्रीम काउंसिल में रब्ता कर लिया गया, उस पर बात करूँगा। याद चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।